नमस्कार, बीएस टीवी का बेहद खास कार्यक्रम स्वयं सिद्धा आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ पूर्वी नेमा। स्वयं सिद्धा के इस खास एपिसोड में आज हम आपको ऐसी महिला अफसर से रूबरू कराने जा रहे हैं जो यूं तो किसी पहचान की मोहताज नहीं और जिनकी कहानी अपने आप में बेहद प्रेरणादायी है। अपनी दबंग छवि के चलते कई बार चर्चाओं में रही बेहद खास मेहमान आईपीएस किरण लता किरकेटा मैम हमारे साथ मौजूद है। मैम, आपका बहुत स्वागत है बीएस टीवी पर। तो मैम, सबसे पहले चर्चा की शुरुआत इसी सवाल के साथ। दर्शक यही जानना चाहते हैं कि आखिर आपने पुलिसिंग को क्यों चुना, क्या वजह रही? आपने एमए कर रखा है, आपने दूसरी फील्ड भी चुन सकती थी। जब हमने अपना कॉलेज मैंने पूरा किया और उस समय मैं एक यूथ संस्था से जुड़ी हुई थी और ये विचार आया कि हमको कुछ परिवर्तन करना है और इसमें फिर एक रास्ता ये भी है कि हम सरकारी सेवा में जाकर के भी अब कुछ काम कर सकते हैं और इसीलिए फिर मैंने सरकारी नौकरी के पद को चुना। जी मैम, क्या कुछ चुनौतियां रहीं उस वक्त पीएससी के दौरान? क्या वो संघर्ष का दौर रहा? किस तरीके से आपने सब मैनेज किया? मैंने वर्ष 90 से तैयारी शुरू कर दी थी और उस समय कोचिंग का कोई माहौल नहीं था, कोई मार्गदर्शन नहीं होता था। आपको सिलेबस के आधार पर ही पढ़ाई करनी होती थी और कोचिंग की व्यवस्था वहाँ उस समय नहीं हुआ करती थी। चूँकि मैं भोपाल में मेरा एजुकेशन हुआ है तो मैंने फिर सिलेबस के हिसाब से ही उसको पढ़ा है और कोई कोचिंग नहीं ली है। मैंने इसको जो मेरे सब्जेक्ट थे वो मैंने वही सब्जेक्ट चुने जो मैंने बीए में लिए थे, जैसे ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और मेरे सब्जेक्ट थे और मैंने एमए ज्योग्राफी से किया है। तो ज्योग्राफी मेरा प्री का एंट्रेंस एग्ज़ाम का सब्जेक्ट था और पॉलिटिकल साइंस मेरा सेकंड सब्जेक्ट था। तो मैंने उसको अपने कॉलेज के समय से पढ़ना शुरू कर दिया था और मुझे संभवतः इसी कारण से जब मैंने इसको दिया है तो पहले अटेम्प्ट में जब मैंने पास किया तो मुझे लगता है कि जो मैंने कॉलेज में जो पढ़ा है और जो तैयारी करी थी उसके हिसाब से भी मेरा सिलेक्शन इसमें हो पाया है। जी मैम, जैसा कि आपने बताया कि पहले अटेम्प्ट में आपने पीएससी क्लियर किया। आजकल जो है यंगस्टर्स हैं, तमाम यंगस्टर्स जो हैं सिविल सर्विस में अपना करियर देखते हैं। क्या कुछ चुनौतियाँ अभी उन बच्चों के लिए और कैसे वो तैयारी करें? हमारे समय का दौर और अभी का बहुत फ़र्क है। अभी जब हम लोग चूँकि इसमें 21 साल में ही इसमें आने का एलिजिबिलिटी है और अभी जो बच्चे होते हैं वो 21 साल में वो कॉलेज पूरा नहीं कर पाते तो थोड़ा लेट शुरू करते हैं। परंतु अगर जिनको इसमें इस सर्विस को चुनना है, चाहे यूपीएससी हो या पीएससी हो, तो उनको पहले से अपने गोल तय करने होंगे और उसी तरह से अपनी पढ़ाई करनी होगी। अगर हम सिलेबस के हिसाब से और पढ़ें और अब चूँकि अब थोड़ा पैटर्न अलग हो चुका है, हमारे समय में पैटर्न अलग था तो अभी के पैटर्न में पीएससी का पैटर्न तो बिल्कुल चेंज हो गया है। उसमें सब पढ़ना पड़ता है तो उसको पढ़ना तो पड़ेगा। उसको अपने या तो पहले माइंड सेट कर ले कि उसे क्या करना है। अगर माइंड सेट उसका हो जाता है कि हमें ये पढ़ना है तो उसके हिसाब से उसको तैयारी करनी होगी और वो ज़रूर सफल होंगे। जी मैम, आज की पढ़ाई और तब की पढ़ाई में कितना अंतर? आज जो है कंपटीशन ज़्यादा है, ज़्यादा एस्पिरेंट्स हैं, ज़्यादा बच्चे जो हैं सिविल सर्विस की ओर देख रहे हैं, जागरूकता बच्चों में आ गई है, कंपटीशन ज़्यादा। कैसे इस कंपटीशन को जो है कई बच्चे प्रेशर भी ले लेते हैं, कैसे इससे निपटा जाए? इसमें एक तो परिवार का सपोर्ट भी होता है पहली बात तो, और मतलब जो बच्चे इस पढ़ाई को पढ़ते हैं वो बहुत मन से पढ़ते हैं और जैसे कि मेरा बेटा भी इसकी तैयारी कर रहा है तो उसका जो लेवल है अभी पढ़ने का वो पूरा गंभीरता से बिल्कुल उसको रफली नहीं पढ़ते, यानी कि ऊपर ऊपर नहीं पढ़ रहे हैं, उसको डीपली पढ़ते हैं और बहुत ही उसमें जो कि वास्ट सब्जेक्ट हो चुके हैं अभी। पहले कुछ खंड होते थे, कम होता था, लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा हो गया है। तो मेरे यही जो बच्चे इसकी तैयारी कर रहे हैं उनको यही है कि वो सिलेबस देखें और उसके अनुसार वो पढ़ें। सिलेबस के बाहर पढ़ेंगे तो हम मतलब अदर चीज़ें पढ़ने लग जाएंगे तो फिर हमारा वो टारगेट नहीं होगा। तो सिलेबस के हिसाब से ही पढ़ना चाहिए और जो भी पढ़ना है उसको बिल्कुल गहराई से, बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहिए, न कि ऊपर पढ़ना चाहिए। मैम, जब हम कुछ बनने का ठान लेते हैं, सोच लेते हैं तो कोई ना कोई आदर्श होता है, प्रेरणा स्रोत रहता है। आपके पीछे का प्रेरणा स्रोत? मैंने जैसे पहले बताया कि ये था कि हमें कुछ करना है, परिवर्तन करना है। एक तो वो था, पापा भी मेरे नौकरी में थे और वो ट्राइबल डिपार्टमेंट में थे, परियोजना अधिकारी थे। तो उनको देखकर भी लगता था कि नहीं, हमको उनसे और ऊपर जाना है। तो ये पापा भी थे और मेरे वो जो ग्रुप था वो भी था। जी
मैम, लगातार जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि तमाम जो वारदातें सामने आ रही हैं, महिलाओं के साथ अपराध बढ़ता जा रहा है, उसका ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, क्या कुछ जो है कदम उठाने की आवश्यकता है जो महिलाओं के प्रति अपराध है उसमें गिरावट अब हो? जो महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध हो रहे हैं, अगर उसको देखें तो एक मानसिकता का प्रभाव होता है। जो अभी हमारी जो पितृसत्तात्मकता जो मानसिकता है वो अभी हावी है, और जो महिलाओं को बराबर का दर्जा नहीं देना या उसके समान व्यवहार नहीं करना, ये भी एक इसके कारण है। और अगर हम देखें तो जो रेप के प्रकरण की हम समीक्षा करें, चूँकि मैं महिला अपराध शाखा में AIG हूँ, तो उसमें 2 या 3% ही रेप ऐसे हैं जो अपरिचितों के द्वारा हो रहे हैं। बाकी जितने हाँ जो जिसको परिचित नहीं है, परंतु जो अधिकांश जो अपराध है रेप के, वो या तो पड़ोसी, परिचित या घर के लोग ही कर रहे हैं। तो इसका यही मतलब हुआ कि अभी भी महिलाएं मतलब घर में भी नहीं हैं। तो उसके लिए मानसिकता परिवर्तन की बहुत आवश्यकता है, महिला समानता की बात करने की आवश्यकता है, महिलाओं के एजुकेशन की आवश्यकता है, और उसको आर्थिक रूप से सबल बनाने की आवश्यकता है। मैम, पुलिसिंग में कई तरह की चुनौतियां रहती हैं, और ऊपर से अगर जिस तरीके से आप महिला पुलिस अफसर हैं, घर की चीज़ों को भी मैनेज करना पड़ता है। साइमल्टेनियसली कैसे आपने दोनों पेशा और जो है घर की चीज़ों को मैनेज किया? क्योंकि मेरे हस्बैंड जो हैं वो BHL में हैं, और मेरी पोस्टिंग अक्सर बाहर रही है, तो जो घर है वो तो पति ही संभालते हैं, क्योंकि वो यहाँ हैं, भोपाल में इनकी पोस्टिंग है। और जब भी मुझे बाहर फील्ड में नौकरी करने जाना पड़ा तो मैं हरदा एडिशनल SP के तौर पे रही, तो मेरे हस्बैंड बच्चों के साथ रहे और मैं हरदा में अकेले ही रही। चाहे रायसेन हो, चाहे नूपुर हो, जब भी बाहर पोस्टिंग हुई है तो पति ने ही बच्चों को संभाला। इस तरह से एक दूसरे का सपोर्ट, परिवार का सपोर्ट मिल जाता है, तो फिर हम काम कर पाते हैं। महिला पुलिस अधिकारी होना कहीं ना कहीं बहुत ही गर्व की बात है, और जिस तरीके से चुनौतीपूर्ण ये फील्ड है, कभी आपको ऐसा महसूस हुआ हो कि महिला होना पेशे में आड़े आया हो? जब फील्ड में जाते हैं तो जो पब्लिक है या ऑफिसर्स, उनकी अपेक्षा रहती है हमसे कि ये पूरा टाइम दें, तो तब थोड़ा दिक्कत होती है। परंतु चूँकि हम उस पद पे हैं, हमें पूरे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, अपराधों की रोकथाम करना है, तो हमें अपना समय देना पड़ता है। उस समय ये सोच कर कि नहीं हम महिला हैं, हम नहीं कर पाएंगे, फिर तो हम काम नहीं कर पाएंगे ना। तो चूँकि फैमिली है तो वो सपोर्ट करती है, और हम उसको कर लिया मैंने, क्योंकि पति ने मेरा साथ दिया और हो गया। जी, जैसा कि आपने बताया कि अधिकांश समय आपका फील्ड पर रहा, जो है हस्बैंड बहुत सपोर्टिव रहे। बच्चों को कोई कभी शिकायत कि आप उन्हें समय नहीं दे पा रही हैं? नहीं, बच्चों को शिकायत रहती थी कि आप अक्सर बाहर रहते हो, तो फिर उनको हमें उनसे बातचीत करके उनको बता कर कि भाई ये नौकरी ऐसी है और इसमें बाहर जाना ही पड़ेगा, हम सामान्य नौकरी नहीं है। तो वो इस बात को समझ शुरू में नहीं समझ पाए थे, लेकिन बाद में तो वो समझे, और फिर वो मिलने आते थे मुझसे, और मैं भी कभी छुट्टी लेकर आ जाती थी। लेकिन हाँ, थोड़ा सा तो पेरेंट्स से दूरी तो बच्चों की हो ही जाती है अगर आप फील्ड में हैं तो। परंतु बच्चे अब समझदार हो गए, तब समझते हैं इस बात को। जी मैम, आप अनूपपुर में भी रहीं, हरदा में रहीं, भोपाल देहात में रहीं, क्या कुछ चुनौतियाँ, इतनी जगह पे आप फील्ड में रहीं, क्या कुछ चुनौतियाँ, कैसा अनुभव रहा? देखिए, जब फील्ड में जब जॉब रहता है तो बिल्कुल आकस्मिकता रहती है, कुछ भी घट सकता है। तो एक तो सबसे बड़ी जो हमारा माइंडसेट है उसको हमको बिल्कुल तैयार रखना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की निगाहें हमारे पर रहती हैं, आशाएं रहती हैं, उनको फुलफ़िल हमको करना होता है। तो ये सबसे बड़ी चुनौती है कि हम किस तरह से लोगों को न्याय दे सकें और उनको एक सुरक्षित माहौल दे सकें, ये सबसे बड़ी चुनौती है। और उसमें जो मेरा स्टाफ था, जो मेरे साथ जो लोग जुड़े थे, वो मतलब बहुत अच्छे थे और इस बात को समझते थे। तो एक चुनौती थी, स्टाफ के साथ हमारा समन्वय कैसा है, जनता के साथ हमारा समन्वय कैसा है। जनता सब देखती है कि हमारा जो अधिकारी है वो किस तरह का है, तो वो अगर कुछ गलत भी होता है या कुछ गलत होने की संभावना होती है तो वो सपोर्ट भी करती, सूचनाएं भी देती है। तो हमारा मुखबिर तंत्र जो है हमें मदद करता है इसमें। तो एक तो व्यक्ति का स्वभाव और उसका जो काम करने का तरीका, वो हमेशा ऐसा होना चाहिए कि आप हर परिस्थिति में इससे निपट सकें। तो वो एक चुनौती, हम उसको ऐसा फुलफ़िल कर सकते हैं। जी
मैम, आप हरदा में जब पदस्थ रहीं तो आपने बच्चों की रिकवरी के टाइम पे जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, 100 से ज़्यादा बच्चों के रिकवरी का ये ऑपरेशन था। किस तरह की चुनौतियाँ रहीं, कैसा वो समय था, कैसा अनुभव था? जब मैं हरदा में एडिशनल एसपी के तौर पे पदस्थ रही थी और वहाँ पर मैंने देखा कि बहुत सी बच्चियाँ या बच्चे, लड़के या लड़कियाँ जो 18 से कम उम्र के थे, जिनका 363 का अपराध पंजीबद्ध था, वो बहुत सारा पेंडिंग पड़ा था। तो फिर मैंने वहाँ पर एक टीम बनाई और टीम बना के हमने सभी डायरियों का अध्ययन किया कि ये कहाँ कब घूमे, कैसे घूमे, और उसका एक बना करके फिर हमने उसमें स्टडी किया था। और फिर उनके उस जो गुम बच्चा है या बच्ची है, उसके जो दोस्त सर्कल कौन से हैं, उस कब से वो नहीं आ रहे हैं, और ऐसा करते करते हमने बहुत सारे ऐसे बच्चों को वापस लेके आए थे। कुछ में इसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग की भी प्रकरण हुए थे, तो उनको भी लेके आए थे। तो लगभग हमने 100 से अधिक बच्चे हमने रिकवर किए थे और उस समय शासन ने भी मुझे उस काम के लिए रुस्तम जी अवार्ड से सम्मानित किया था। जी, तो मैम, जिस तरीके से आपकी तमाम उपलब्धियां हैं, आपकी कार्य कौशल के चर्चे हर जगह, लेकिन अगर मैं यूँ कहूँ कि आपकी पूरी यात्रा को एक बार पीछे पलट कर देखिए और फिर उसे विस्तारित करिए, तो ऐसा कौन सा प्रसंग है जो आपको तिल की तरह आपके शरीर में रह जाता है, ये यूँ कहूँ कि आपको हमेशा याद रहेगा वो? ये तो था ही जो हरदा में जो हमने काम किया था। जब एसपी रेल इंदौर थी तो एक प्रकरण आया था कि एक ट्रेन को मक्सी में रात में रोका गया है, और जब हम मौके पे मालूम गए तो मालूम पड़ा कि 2 ट्रेन को रोका गया था, एक को नहीं गया था। और उन लोग जब से यात्रियों से चर्चा की तो उन्होंने बताया कि 5-6 लड़के आए थे और हमारा पर्स वगैरह छीन के ले गए थे। इस बात की सूचना हमने वरिष्ठ अधिकारियों को दी और फिर उस रास्ते को रेकी किया। ट्रेन जिस तरफ से आ रही थी वहाँ पता किया, तो ऐसा वहाँ पर मालूम पड़ा कि इसी तरह की घटनाएं ना सिर्फ हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में नहीं हुई है, ये महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात, वहाँ भी इस तरह की घटना हुई है। तो फिर हमने उन सभी सभी जो प्रभारी थे, एसपी थे, उनसे संपर्क किया और वहाँ का एक तो जो टेलीफोन के डाटास उठाए, उठाने के बाद में उठाए और घटनाक्रम सेम था, सेम गाड़ी का जिक्र हो रहा था कि कोई गाड़ी है जो बाया रोड आ रही है। उसके बाद फिर हमने मक्सी में जहाँ पे था वहाँ के टोल नाके भी चेक किए, तो एक गाड़ी जो गाड़ी मक्सी में थी, सेम गाड़ी वो राजस्थान के एरिया में भी थी, तो उसका भी हमने डाटा निकाला और फिर टोल नाकों से उस गाड़ी के नंबर निकाल के मालूम पड़ा कि उसने अपना जो पेमेंट जो करते हैं टोल पे, वो उसने पेटीएम से एक पेमेंट किया था। तो पेटीएम से हमने फिर उसकी डिटेल निकाले, तो ये मालूम पड़ा कि ये जो पेटीएम है ये हर जगह चला है, तो राजस्थान में भी चला है, गुजरात में भी है, महाराष्ट्र में भी है। और फिर हम उसके बाद में फिर उस नंबर से फिर हम संबंधित हरियाणा तक पहुँचे, तो मालूम पड़ा कि ये हरियाणा के जो लोग हैं, जो सासी जो लोग होते हैं, उन्होंने इसको घटना को अंजाम किया था। और वो करते ये थे कि जहाँ जहाँ वो जो हमारे सिग्नल होते हैं, रेल के जो सिग्नल होते हैं, उसके आगे सिग्नल देने के लिए जहाँ पर सिस्टम लगा होता है, तो उसकी पटरी पर एक सिक्का लगा देते हैं और सिक्का लगाने से सिग्नल डाउन हो जाता है, और डाउन होता है वो रेड हो जाता है, तो फिर ट्रेन अपने आप धीमे हो जाती है। जैसे धीमे होती है ये लोग उसमें चढ़ करके लूट करके फिर आगे बढ़ जाते हैं। उन लोगों को ही पकड़ा और फिर सभी राज्यों के जितने भी एसपी थे और जितने आईजी साहब लोग थे, जेडीजी थे, वो बड़े खुश हुए कि एक अच्छी गैंग हमने पकड़ी है। और उसके बाद थोड़े दिन तक तो वारदात रुकी रही है। मैम, लगातार देख रहे हैं कि आपने इतनी सारी आपकी सफलताएं, इतने सारे आपराधिक मामलों का आपने खुलासा किया हो। कोई और ऐसा रोचक मामला जहां आपको लगा हो कि इस घटना को या इस अपराध को सॉल्व करने में आपको मशक्कत करनी पड़ी हो? जब मैं एसपी अनूपपुर थी तो बहुत शिकायतें आती थी कि हमसे पैसा छीन लिया, हमारा तनख्वाह आई थी तो हमसे ले लिया, या वो व्यक्ति हमसे बहुत ज़्यादा मतलब पैसे मांग रहा है। तो फिर जब हमने स्टडी किया तो ये याद हुआ कि जो कोल माइल्स एरिया है या जो गरीब परिवार की जो महिलाएं हैं, वो लोग एक राशि कर्ज पे लेते हैं। और कर्ज क्यों लेते हैं? क्योंकि पैसा उनका कहीं ना कहीं पर जमा है, तो वो तनख्वाह आने पर फिर वो पैसा पूरा चला जाता है।
तो इसमें ये आया कि सूदखोरी, यानी कि जो लोग वो कैच करते थे लोगों को कि कौन ऐसे हैं जो अपना पूरा पैसा खर्च कर सकते हैं, तो वो उनको पैसा खर्चा करा के और फिर उसको ब्याज देते थे, लोन देते थे, और लोन देने के बाद में फिर उसके ब्याज पे वो राशि बढ़ती जाती थी। तो उसको हमने क्रैक किया था और कम से कम 6-7 प्रकरण वहाँ पंजीबद्ध किए थे और उन लोगों को पकड़ा भी था और फिर उनके पैसे वापस दिलाए थे। परंतु फिर उसके बाद मेरा ट्रांसफ़र हो गया, तो उसके बाद में जो अगले एसपी आए उन्होंने उसको मुहिम को आगे किया और बाद में बहुत अच्छा उन्होंने काम किया था उसमें। मैम, लगातार पहले भी हमने बात की, महिला अपराधों के जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, महिलाओं के साथ ग्राफ बढ़ता जा रहा है। हालांकि नॉन वंस, जैसा कि आपने बताया कि नॉन वंस ज़्यादा एक्टिव हैं और वो केस ज़्यादा सामने आ रहे हैं जहाँ नॉन वंस ही इन वारदातों को अंजाम देते हैं, परिचित ही होते हैं। लेकिन अगर बात घरेलू हिंसा की करें तो घरेलू हिंसा के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं। क्या कुछ जो है अब कठोर कानून बनाने की ज़रूरत है घरेलू हिंसा पर अंकुश लगाने के लिए? देखिए, कानून तो बहुत सारे बने हुए हैं महिला अपराधों की रोकथाम के लिए और उसका पालन कराने की आवश्यकता है। और सबसे पहले तो इसके पहले भी, क्योंकि कानून ने हमें बहुत सारे महिलाओं को अधिकार दिए हैं, महिलाओं के संरक्षण के लिए बने हुए, जागरूकता की बहुत आवश्यकता है ना। महिलाओं के अपराध जो भी हो रहे हैं, या तो घरेलू हिंसा की बात कर लीजिए या फिर शारीरिक अपराध कीजिए, रेप की बात कर लीजिए, जागरूकता मतलब समाज में एक ऐसी जागरूकता की आवश्यकता है जो महिलाओं को बराबरी देने की बात करे या करे, ताकि जो एक भावना होती है ना, अपराध जब क्यों होता है, क्योंकि जब हम उसको अपने से छोटा समझते हैं, अपने को ताकतवर समझते हैं, तो वो उस पर हावी होता है। तो जब हम बराबरी की बात करेंगे, महिलाओं के निर्णय लेने की बात करेंगे, उसको समानता की बात करेंगे, तो ये अपराध अवश्य कम होंगे। तो इसके लिए हमें जागरूकता के साथ साथ में इसे हमें अपने पाठ्यक्रमों में भी शामिल करना चाहिए, नीतियाँ बननी चाहिए कि महिलाओं को बराबरी का दर्जा मिल सके, और जब बराबरी मिलेगी तो ये अपराध नहीं होंगे। बचपन से ही बच्चे में अगर स्त्री पुरुष का भेदभाव ख़त्म करने, जिसे पालन पोषण ऐसा हो कि बचपन से वो बच्चा उसको करे कि मेरी बहन या मेरी पड़ोसी जो हम बराबर हैं, तो बच्चे बिल्कुल जब बड़े होंगे तो इस तरह की परवरिश में बड़े होंगे, इस तरह के स्कूलों में अगर पढ़ाई करेंगे तो वो इस तरह के अपराध कम होंगे, ऐसा मेरा मानना है। जी मैम, आपके पास महत्वपूर्ण जिम्मेदारी प्रदेश की महिला सुरक्षा सेल की भी है। क्या कुछ प्राथमिकताएं और अभी तक महिला अपराधों को लेकर कितनी सफलता मिली है? महिला सुरक्षा शाखा की प्रभारी एडीजी प्रज्ञा ऋचा मैम हैं और वो लगातार इस तरह की कैंपेन चला रही है। उन्होंने सम्मान चलाया है, सम्मान में जिससे मैं बात कर रही हूँ कि महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, तो उसकी समानता की बात उस पर करते हैं। अभिमन्यु अभियान उन्होंने चलाया कि लड़कों को किस तरह सिखाएं कि वो महिलाओं का सम्मान करे या महिलाओं को बराबर का दर्जा करे या महिलाओं को हर चीज़ में सपोर्ट करे, बराबरी से रहे। एक अभियान उसका भी चलाया है, चेतना भी चलाया है। तो अभियान ऐसे बहुत से चलाए हैं जो जागरूकता फैलाता है। वो तो कोशिश यही की जा रही है कि जो पुलिस डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट के लोग एनजीओ के साथ मिलके, जनता के साथ मिलके सामुदायिक पुलिसिंग करके इस तरह की भावना को फैला सके ताकि महिला अपराध कम हो सके। ये लगातार महिला सुरक्षा शाखा की लगातार ये काम चल रहा है, अभी भी चल रहा है। बिल्कुल। तो स्वयं सिद्धा में वक्त है फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का, जल्द मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो मैम, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे महिला अपराधों के बारे में और तमाम तरीके की जागरूकता जो है लाने की आवश्यकता है, जैसा कि आपने बताया। लेकिन जो महिला हेल्प डेस्क जो थाने में लगाई गई हैं, उनके लिए अभी भी जो है महिलाएं हिचकिचाती हैं महिला हेल्प डेस्क पर पहुँचने में। कनेक्शन जो है पब्लिक और पुलिस के बीच में कम है अभी भी। क्या कुछ कारण और कहाँ जो है जागरूकता लाने की आवश्यकता कि जो कनेक्शन है वो बढ़ सके और हिचकिचाहट जो है वो कम हो सके? देखिए, महिला सुरक्षा शाखा के द्वारा लगातार ही अभियान चलाए जा रहे हैं और उनको बताया भी जा रहा है, चाहे वो पोर्टल के माध्यम से या उसके फेसबुक के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से कि हेल्प डेस्क पूरे मध्य प्रदेश के हर थाने में आज हैं और उसमें कोई ना कोई प्रभारी है। तो उस हेल्प डेस्क का काम ही ये है कि वो महिलाओं, उसमें जो पोस्टिंग्स है वो महिलाओं की ही है। वो इसीलिए रखा गया है महिलाओं को, ताकि महिला जो पीड़ित महिला है या फरियादी जो है वो आसानी से अपनी बात
उनसे कर सके, क्योंकि वो अभी भी हम जिस समाज में रहते हैं वो समाज में अभी भी महिलाएं पुरुषों से अपनी बात करने के लिए हिचकिचाती हैं। और इसीलिए यह मंच तैयार किया गया है कि महिला हेल्प डेस्क में महिलाएं आए, अपनी बात करें। और उसमें जो महिला हेल्प डेस्क में इस तरह की व्यवस्था है कि वो महिला, चाहे वो उसको ज़मीन की बात करनी हो, चाहे घरेलू हिंसा की बात करनी हो, कोई भी विषय पे बात कर सकती है। और उसमें रेफरल का एक कॉलम बनाया गया है कि अगर वो महिला को ज़मीन की बात कर रही है तो उसे एसडीएम के पास रेफ़र कर सकते हैं, उसको बताएंगे कि आपको कहाँ जाना है। अगर वो विधिक सहायता चाहती है, घरेलू हिंसा की बात करना चाह रही है, जो भी उसको प्रॉब्लम है, जो राहत चाहती है, तो उस राहत पे वो अपनी बात कर सकती है और उसको हम आगे बढ़ाते हैं। तो ये तो अभी हो रहा है। और हमारे पास तो यहाँ तक महिलाएं आ रही है, इस हमारे पेज पे भी आ रही हैं, तो हमें उनको बताते भी हैं कि आपको कहाँ जाना है, कैसे करना है। क्योंकि अगर वो जिस स्टेज पर अगर यहाँ से आकर हम भेजेंगे तो फिर वो नीचे ही जाना है उसको, तो वहीं पर सीधे पहुँचे। और हम अगर कोई महिला यहाँ आती है तो हम उसको संबंधित एसपी को भी खबर करते हैं कि इस तरह की शिकायत लेके आई है। तो मतलब पूरी कोशिश तो हमारी है। हो सकता है कि और जन जागरूकता की और आवश्यकता है, क्योंकि महिलाएं थाने आने में भी हिचकिचाती हैं, है ना। तो लगातार हमारे जब अभियान जब चलते हैं तब हर स्कूल, कॉलेज, चौपाटियों, पंचायत स्तर तक भी जा रहे हैं। पर हो सकता है कि अभी और समय लगे पहुंचने में। हाँ, इसमें पर अभियान हमारा कोशिश यही है कि सब महिलाएं वहां पहुंच सकें। मैम, महिलाओं के प्रति अपराध तो बढ़ रहे हैं, लेकिन साइबर अपराध का भी जो है शिकार महिलाएं हो रही हैं। लगातार महिलाओं के प्रति जो अपराध है, साइबर अपराध, वो भी बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। क्या कुछ सतर्कता बरतने की आवश्यकता है उन महिलाओं को? देखिए, साइबर अपराध ऐसा हो गया है कि क्योंकि अब सभी के पास मोबाइल हैं, और मोबाइल होने से वो बहुत जल्दी कनेक्ट हो रही हैं पब्लिक के साथ में। और जो आरोपी हैं वो उसकी बहुत सहजता से वो महिलाओं तक पहुंच भी रहे हैं। तो महिलाओं को ये ज़रूरी है कि वो अपने किसी ऐसे फ़ोन कॉल्स को जो अज्ञात लोगों के आते हैं उसको ना उठाएं। उसको सचेत तो होना पड़ेगा। अगर मोबाइल उसने इतना लिया है, क्योंकि आज के मोबाइल एंड्रॉयड मोबाइल हैं, स्मार्टफोन्स हैं, और इतने सारे सोशल मीडिया के इतने सारे ग्रुप्स हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, स्नैपचैट है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर हम जो छोटे बच्चे भी आजकल तो 11-12 के बच्चे भी आजकल मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं और ज़्यादा शिकार भी हो रहे हैं। जो हमारा सोशल मीडिया वो तो बहुत ही आकर्षक है, तो बच्चे आकर्षित हो जाते हैं उसमें, कभी कभी बेवकूफ़ भी बन जाते हैं। तो खुद को भी एक अलर्ट होने की आवश्यकता है। तो ये तो बहुत ज़रूरी है, आपका मतलब जागरूकता होना से बहुत ज़रूरी है। मैम, लगातार महिलाएं कामकाज के सिलसिले में बाहर हैं, बच्चियां बाहर हैं, आज सारी लड़कियां बाहर हैं, जॉब कर रही हैं। क्या सीख, क्या सलाह उन बच्चों को देना चाहेंगे, बच्चियों को देना चाहेंगे जो जॉब कर रही हैं, बाहर अपने काम से निकल रही हैं? क्या सतर्कता बरतने की आवश्यकता है? हर महिला को एक छठी इंद्री होती है ना। उसको समझ में आता है कि कौन व्यक्ति उसके साथ जो व्यवहार कर रहा है वो कैसा व्यवहार कर रहा है। तो उसको खुद को उसको अपने नो बोलने का आदत भी उसको डालनी पड़ेगी कि हमें नो बोलना चाहिए। और जो लोग वर्क प्लेस पर उसके साथ में गड़बड़ी कर रहे हैं या उसके साथ में उसका कोई शोषण कर रहे हैं, तो उसके लिए भी नए कानून में कार्यस्थल पर यौन शोषण का एक्ट आया हुआ है। और हर जितने भी कार्यालय हैं वहाँ पर एक कार्यस्थल पर यौन शोषण की एक कमेटी होती है जिसमें अपनी शिकायत कर सकती है वो कि मेरे को इस व्यक्ति ने ऐसा किया है। तो उसमें बहुत से अच्छे निर्देश हैं कि अगर उस महिला को बहुत दिक्कत हो रही है कार्यस्थल पर काम करने के लिए, वो असहज महसूस कर रही है, तो वो कमेटी के मेंबर जो कि अध्यक्ष जो कि एक महिला ही होती है, उसको अपनी बात कह सकती है। तो बात एक तो नो बोलना बहुत ज़रूरी है और अपने अधिकारों को जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे क्या अधिकार। कानून तो बहुत सारे बने, लेकिन जब तक हम अधिकारों को नहीं समझेंगे तब तक हम मतलब काम करना हमारे लिए मुश्किल होगा। अगर ऐसे जो लोग उसको परेशान कर रहे हैं या असहजता दे रहे हैं, उसके अधिकार है काम करना, तो उसको शिकायत करना भी महिला का अधिकार, वो शिकायत कर सकती है। जब तक वो अपनी बात नहीं करेगी तब तक तो न्याय नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर चुपचाप आप सहते रहोगे तो न्याय कैसे मिलेगा? आप बोलोगे तभी न्याय मिलेगा। तो बोलना तो पड़ेगा महिलाओं को। तो मैम, अभी तक हम बात कर रहे थे महिलाओं के साथ अपराध की, लेकिन कुछ महिलाएं जो है संगठित अपराधों में भी लिप्त होने लगी हैं, झूठी शिकायतें दर्ज कराती हैं। कभी आपके सामने ऐसा केस आया हो कि जो महिला आप कभी इनोसेंट समझी हो वो एक खूंखार अपराधी निकली हो? देखिए, महिला भी मनुष्य ही है ना।
तो अपराध वो भी कर मतलब करती है, ये भी सही है कि अपराध में लिप्त रहती है, क्योंकि देखिए बहुत अभी तक जितने प्रकरण मैंने किए हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग, चूँकि मेरा सब्जेक्ट है, तो उसमें महिलाएं भी शामिल रहती हैं, क्योंकि बिना संगठित ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक संगठित अपराध है और उसमें अपराधी तो अपराधी होता, पुरुष और महिला नहीं होता, अपराधी होता है। तो जो उसकी मानसिकता, जो अपराध की जो मानसिकता होती है वो लाभ कमाने की होती है ना। तो वो तो सही है कि महिला भी अपराध कर रही है, ऐसा नहीं है कि महिला नहीं कर रही है। तो उसमें बहुत से प्रकरणों में देखा है कि महिलाएं या तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में है या चोरी में, लूट में भी शामिल रहती हैं। अपराधी की मानसिकता अलग होती है। मैम, लगातार देख रहे हैं जिस तरीके से भागदौड़ भरी ये ज़िंदगी है, पेरेंट्स और बच्चों के बीच में कनेक्शन कम होता है और जिस वजह से सोशल मीडिया की तरफ बच्चे बढ़ जाते हैं। मदर फादर के और बच्चों के बीच में जो कनेक्शन है वो कम होता जाता है और जिस तरीके से साइबर अपराध जो हैं बढ़ते जाते हैं। तो क्या कुछ पेरेंट्स को भी समझने की आवश्यकता है, कितना समय बच्चों को दें और क्या सीख उन पेरेंट्स के लिए भी? देखिए, जब भी फील्ड में मैंने देखा है कि जब भी कोई बच्ची आती है शिकायत करने कि उसके साथ में मोबाइल के माध्यम से वो मुझसे संपर्क हुआ, फ़ोटो उसने मेरी मांगी और उसके बाद में फिर मुझे बुलाया, फिर धमकाया, पैसे की मांग की और फिर मेरे साथ गलत काम किया। तो जहाँ तक इसमें माता पिता का ये रोल है कि वो अपने बच्चे से लगातार बातचीत करें कि उसकी दिनचर्या में क्या हुआ आज उसके साथ में। कभी भी ऐसा होता है कि अगर माता पिता बात नहीं करते हैं तो बच्चे धीरे धीरे दूर होते हैं और मोबाइल की ओर चले जाते हैं। उनकी संगत ऐसे लोगों से हो जाती है जो गलत होते हैं। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन बच्चों के साथ लगातार होने की आवश्यकता है, लगातार होना चाहिए, ताकि माता पिता को उसके दोस्तों के बारे में, मोबाइलों में किस तरह के लोग से बातचीत हो रही है, क्या बातचीत हो रही है, वो तभी इसको जानकारी होगी पेरेंट्स को जब वो बच्चों से लगातार बात करेंगे। एज अ मीडिया पर्सन आपको तो सभी हम लोग भी जानते हैं और तमाम जो दर्शक हैं वो भी जानते हैं कि आप बहुत ही निष्पक्ष, निडर, ईमानदार अफसर हैं। लेकिन अगर व्यक्तिगत तौर पर देखा जाए तो पूछा जाए तो आपको क्या पसंद है, आपकी क्या हॉबीज़? मुझे देखा बुक्स पढ़ना ठीक है, अच्छा लगता है जी। और गार्डनिंग अच्छी लगती है जी। और मुझे घूमना भी अच्छा, टूर अच्छा लगता है, ट्रैवल करना अच्छा लगता है। पेशे के बीच कैसे समय निकाल पाती हैं अपनी मनपसंदीदा चीज़ें करने के लिए? जब फील्ड में होते हैं तब तो मुश्किल हो जाती है, लेकिन जब वहाँ से हट कर जब हम लोग यहाँ आते हैं, PHQ में आते हैं या फिर थोड़े कम काम वाले जगह पे जाते हैं तब उस चीज़ को हम कर लेते हैं जी। कितना महत्वपूर्ण हो जाता है समय देना अपने पेशे के साथ साथ अपनी मनपसंदीदा चीज़ों के लिए? क्योंकि देखिए लगातार काम करने से भी हम काम अच्छे से नहीं कर सकते, तो थोड़ा बहुत ब्रेक तो चाहिए। तो ब्रेक होने की आवश्यकता है और इसीलिए मैं साइकिलिंग भी करती हूँ। तो मैं सुबह 5 से 6 मैं अपने हॉबी को देती हूँ और जब छुट्टियाँ मुझे मिलती है तो मैं बाहर की ओर भी जाती हूँ जी। आप पुलिस सर्विस में हैं, आपके हस्बैंड भी दूसरी फील्ड में हैं, दोनों अलग अलग फील्ड में। बच्चों की प्रिपरेशन किस दिशा में, क्या वो भी पुलिसिंग में आगे आएंगे? देखिए, अब बच्चों कॉम्पिटिशन की तैयारी तो बच्चे कर रहे हैं जी। और उनको भी मतलब वो भी प्रेरित रहते हैं, उनको भी अच्छा लगा कि हमको भी कुछ ऐसा जॉब करना चाहिए जिसमें कुछ काम कर सके। तो मेरा बेटा भी तैयारी कर रहा है इसकी और संभवतः वो सफल हो जाएगा। कितना ज़रूरी हो जाता है बच्चों के लिए कि वो अपनी पसंदीदा फील्ड चूज़ करें, क्योंकि आजकल पेरेंट्स की साइड से ये प्रेशर होता है बच्चों के लिए। सिविल सर्विस में लगातार पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चे जाएं, तो कितना ये ज़रूरी है पेरेंट्स को समझना कि बच्चे अपनी मनपसंदीदा फील्ड को पसंद करें? नहीं, देखिए, एक तो बच्चों के ऊपर दबाव नहीं होना चाहिए कि आपको ये करना है। अगर हम बच्चों पर दबाव देंगे तो फिर बच्चे उसमें सफल नहीं हो सकते, होते भी हैं तो उसको खुशी खुशी नहीं कर पाएंगे उस काम को। तो पेरेंट्स बच्चों की जो इच्छा है उसके अनुसार ही काम होना चाहिए। हाँ, मार्गदर्शन दे सकते हैं आपको ये करना है, ये फील्ड, पर जो उनको पसंद हो वो बच्चों को करना चाहिए, प्रेशर नहीं देना चाहिए जी। और मैम, जो बच्चे PSC की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कभी ऐसा होता है कि परीक्षा परिणामों से नाखुश भी होते हैं। नाखुश होने के बाद कुछ ऐसी जो कदम उठा लेते हैं जो नहीं उठाने चाहिए। सुसाइड के केस भी लगातार सामने आ रहे हैं। क्या सीख आप उन बच्चों को देना चाहेंगे जो परीक्षा परिणामों से नाखुश हैं? देखिए, परीक्षा परिणाम जो है वो एंड तो नहीं है जी, है ना। अभी असफलता ही मिलती है, अगर असफल हो जाते हैं तो उसमें मायूस होने की आवश्यकता नहीं है। वो आपको ये बताता है कि और तैयारी करिए
है ना, और अच्छा आपको मिलेगा। तो बच्चों को यही है कि अगर आप असफल होते हैं तो उससे मायूस नहीं होना चाहिए, उससे अपने जीवन को समाप्त नहीं करना चाहिए। अगर जीवन समाप्त हो जाएगा तो फिर आपने जितनी मेहनत करी है वो तो ख़त्म हो जाती है। तो इसका ये होना चाहिए, अगर असफल हो गए तो अब से सीख लेना चाहिए कि हमें कुछ छूट गया है जो हम नहीं कर पाए, उसको हम अगली बार कर लें। इस तरह की भावना से उनको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और इस तरह मतलब हम तो अगर सुसाइड तो एक बहुत ही कायराना हरकत है, मतलब एक ऐसा है कि हम भाग रहे हैं। आप अभी तक तो दौड़ते हुए आए हैं सबके बराबरी में ना, फिर एकदम भागने की बात नहीं होना चाहिए। हमको उस चीज़ को छोड़ करके हमको ये सोचना चाहिए कि नहीं, अगली बार हम उसको अच्छा कर लें। और जीवन में ख़त्म नहीं हो रहा है, जीवन बहुत अच्छा है, जीवन इतना अच्छा हमको मिला है, तो उसको हमको पॉजिटिव वे में हमको उसको जीना है। तो सुसाइड की ओर हमको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सुसाइड होने से हम ख़त्म हो जाता है, फिर आपको भी नहीं मालूम कि मरने के बाद क्या है। जीवन में सब कुछ है, तो मायूस नहीं होने की आवश्यकता है। और आगे बढ़ने के लिए हमें ये सोच के कि हमें कुछ और छूट गया जो हम नहीं कर पाए, हम अगली बार करें, इस भावना से जोश से बढ़ना चाहिए। जी, पेरेंट्स का भी प्रेशर होता है कि यूपीएससी क्लियर करना है, इस अटेम्प्ट में क्लियर करना है, तो क्या सीख उन पेरेंट्स के लिए जो बच्चे पीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक जो कहीं ना कहीं माता पिता की जो कहीं ना कहीं आस है वो लगी रहती है कि इस अटेम्प्ट में क्लियर हो ही जाना चाहिए। देखिए, माता पिता तो सोचते हैं, लेकिन माता पिता को ये भी सोचना चाहिए कि जो बच्चा मेरा है, अगर बच्चा चला जाएगा तो क्या होगा। क्योंकि बच्चे पे इतना प्रेशर नहीं डालें, क्योंकि अगर आप ऐसा डालेंगे तो बच्चा आगे फिर कुछ भी कर सकता है। उसको, हमें कोई बच्चा हो उसको दबाव तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए। अगर वो असफल भी हो रहा है, नहीं हो पा रहा है, तो आप उसको, पेरेंट्स को ये होना चाहिए कि हम बच्चे को सपोर्ट करें, न कि उसको दबाव दे के, डांट के कि तुमने कुछ नहीं किया, ये नहीं बोलना चाहिए। उसको सपोर्ट, लगातार सपोर्ट ही करना चाहिए, क्योंकि बच्चा आपका, किसी और का नहीं, बच्चा आप ही का है। अगर वो कुछ कर लेगा तो फिर आप ही को उसमें तकलीफ़ होगी। तो बच्चे को सपोर्ट करें, उसको हमेशा जोश दें, उसको हमेशा आगे बढ़ाएं, न कि उसको नेगेटिव वे में लेकर उसको। जो बच्चे सफल नहीं हो पाते उनके लिए क्या सेकंड और थर्ड प्लान होना चाहिए, किस तरीके से मोटिवेशन उनको मिले? तो कोई भी प्लान बना, इसमें बी पार्ट अवश्य होना चाहिए कि अगर ये नहीं तो ये सही, ये होना चाहिए, तो बी पार्ट लेके चलना चाहिए। तो मैम, समय का अभाव है, लेकिन एक अंतिम सवाल कि अगर कोई किरणलता मैम जैसा बनना चाहे तो वो क्या करे? उसके लिए यही है कि वो अपनी टारगेट फिक्स कर ले, उसको बनना क्या है, करना क्या है, और अपने इंटरेस्ट का ही काम करना चाहिए। जैसे तो इंटरेस्ट का अगर काम करेगा तो खुश रहेगा, और खुशी ही काम में अगर खुश रहेगा तो वो अच्छा ही काम करेगा। बहुत शुक्रिया मैम आपका BSTV को समय देने के लिए। तो ये थी हमारे साथ बहुत ही निष्पक्ष, निडर, ईमानदार IPS अफसर किरणलता मैम, जिनका जीवन किसी आम लड़की के लिए, आम महिला के लिए मिसाल से कम नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए BSTV को। फिलहाल के लिए इस खास प्रोग्राम में इतना ही। आप बने रहिए BSTV के साथ। नमस्कार।